राधे राधे। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रघु नाम का एक आदमी रहा करता था। रघु बहुत ही आलसी और कामचोर था। वह कोई काम ढंग से नहीं करता था। वह महीने में केवल 1 या 2 दिन ही काम करता था और पूरे महीने घर में खाली पड़ा रहता था। एक दिन रघु घर में बैठे बैठे सोचता है, इतने बड़े घर में अकेला रहता हूँ। अकेले की वजह से मेरा मन भी नहीं लगता। सभी लोग कितने खुशहाल है, बस एक मैं ही हूँ जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकूँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में रामू काका से बात करनी चाहिए। फिर रघु अपने रामू काका के घर चला गया और काका से बोला, काका, अब मैं अकेले रहते रहते थक गया हूँ। मैं सोच रहा था अगर तुम मेरी शादी करवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। काका बोले, लेकिन रघु, तू कुछ करता तो है नहीं। एक दिन काम करता है और 4 दिन घर में रहता है। रघु बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग घर बरसाते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तुम करना नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। काका, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा और पैसे कमाऊँगा, लेकिन आप मेरी शादी करवा दो जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। ठीक है रघु, मैं जल्दी ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ दिनों में ही रामू काका ने रघु की शादी करवा दी। रघु जब अपनी पत्नी को लेकर अपने घर पहुंचा तो रघु के घर की हालत देखकर उसकी पत्नी मेनका घबरा गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये घर है या कबाड़ खाना, क्या हाल बना रखा है घर का। मेनका को देखकर रघु बोला, क्या हुआ मेनका, तुम क्या सोच रही हो। आज से ये घर तुम्हारा ही है। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारी वजह से घर भी खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मेनका पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। रघु घर लौटता है और अपनी पत्नी के हाथ का खाना खाकर रघु सोचने लगता है, आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोज मेनका के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाया करूंगा। इस प्रकार यूं ही कुछ दिन बीत गए। जब मेनका ने देखा उसका पति सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा भी नहीं करने जाता, तो एक दिन मेनका अपने पति रघु से बोली, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, आप कुछ करते क्यों नहीं हो। रघु बोला, अरे भाग्यवान, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं ये सोच रहा था, मुझे काम की तलाश करनी चाहिए। मेनका बोली, कब तक सोचते रहोगे, ऐसे सोचने से घर नहीं चलता, काम धंधा करने से चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है जिससे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। रघु बोला, अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी ही कोई काम तलाश कर लूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं, सारा घर का राशन खत्म हो जाता है। मेनका अपने पति से कहती है, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। रघु ने कहा, तुम परेशान मत हो मेनका, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर रघु घर से चला जाता है। घर की ये हालत देखकर मेनका सोचने लगी, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया। ये आदमी तो एकदम निकट्टू है, इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। ये तो कुछ काम धंधा करने ही नहीं चाहता। कुछ ही देर में रघु सामान से भरे 2 झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देखकर मेनका अपने पति से बोलती है, आपके पास तो एक भी पैसा नहीं था, तो फिर यह आप सामान कहाँ से लेकर आए। रघु बोला, अरे भाग्यवान, मैं ये सारा सामान अपने मित्र रंजीत की दुकान से उधार लाया हूँ। जब मैं कोई काम करूँगा तो उसके पैसे लौटा दूंगा। मेनका बोली, क्या तुम ये सामान उधार लाए हो। किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, फिर उधार कैसे चुकाओगे।
अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे, तब क्या होगा? रघु बोला, तब की तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख नहीं हूँ, हर चीज का पहले से ही इंतजाम करके रखता हूँ। अब जब भी घर का राशन खत्म हो जाता, रघु किसी न किसी से पैसे उधार लेकर घर का राशन ले आता। इस तरह उस पर काफी कर्ज हो गया था। लोग अपना पैसा लेने के लिए उसके घर पर आने लगे। इन सब से परेशान होकर मेनका गुस्से में अपने मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद रघु की हालत पहले जैसी हो गई। एक दिन रघु सोचने लगा, जब से मेनका अपने मायके गई है तब से मेरी हालत पहले जैसी हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है और ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की सुबह शाम लाइन लगी रहती है। मेनका सही कहती है, उधार वालों के पैसे कहाँ से लौटाएंगे? मुझे कैसे भी करके उधार वालों से अपना पीछा छुड़ाना होगा। एक काम करता हूँ, अपने ससुराल चला जाता हूँ। 1-2 महीने वहीं रहूंगा और खूब खा पी कर मौज करूंगा। कर्ज वालों से पीछा छुड़ाने का यही तरीका है। ना यहाँ पर रहूंगा और ना ही कर्ज मांगने वाले मुझे परेशान करेंगे। अगले ही दिन रघु अपने ससुराल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह बहुत थक गया। रघु थक कर अपने आप से बोला, पैर में बहुत दर्द होने लगा है, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना ससुराल पहुँचते पहुँचते तो मेरा दम ही निकल जाएगा। फिर रघु कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रघु फिर से थक गया और बोला, कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपने ससुराल जा सकूं। तभी रघु की नजर एक घोड़े पर पड़ती है। घोड़े को देखकर रघु खुशी से झूम उठता है। अरे वाह, कितना खूबसूरत घोड़ा है, इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन ये घोड़ा है किसका? इसका मालिक कहीं नजर नहीं आ रहा। लगता है ये अपने मालिक की नजर से बचकर भाग गया है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। इस घोड़े की सवारी करके फिर रघु उस घोड़े के पास जाकर उसकी पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सीधा मासूम घोड़ा है। इसने मुझे अपनी पीठ पर कितनी आसानी से बिठा लिया। अब तो मुझे अपने ससुराल पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। और घोड़े से बोला, चल मेरे सीधे और शरीफ घोड़े, जल्दी चल, मुझे मेरे ससुराल पहुंचा दे। उसके बाद मैं तुझे भरपेट खाने काले चने खिलाऊंगा। रघु के कहते ही घोड़ा चलने लगता है। फिर वह बहुत तेजी से भागता है। घोड़े की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो जाती है, रघु की हालत खराब हो जाती है। फिर रघु घोड़े की पीठ से नीचे जमीन पर गिर जाता है। हाय, मार डाला कमबख्त ने। मैं तो इसे बड़ा सीधा समझ रहा था, लेकिन ये तो एक नंबर का बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े की ऐसी मरम्मत करूंगा, ये भी जिंदगी भर याद रखेगा। मेरा भी रघु से पाला पड़ा था। रुक, अभी रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर रघु ने उस घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद उसने उसे पीटने लगा। एकदम रघु के दिमाग में ख्याल आया, कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे घोड़े को पीटता हुआ देख ना ले। अगर इसके मालिक ने मुझे देख लिया तो मेरी खैर नहीं होगी। फिर रघु उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। रघु को उसके ससुराल में देखकर रघु के ससुर कहते हैं, अरे दामाद जी, आप, मैं अभी मेनका से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है, आप बताइए सब ठीक ठाक है ना? रघु बोला, हाँ ससुर जी, सब ठीक ठाक है। मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपके दर्शन करने चला आया। पास खड़ी मेनका सब समझ रही थी, रघु झूठ बोल रहा है, वह तो मुझे लेने आया है। तभी मेनका के पिता ने कहा, अरे मेनका, तुम खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो बेटा? जाओ दामाद जी के लिए पानी लेकर आओ। मेनका रघु के लिए पानी लेने चली जाती है। और इधर रघु के ससुर जी ने कहा, दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। इतने में ही मेनका रघु के लिए पानी ले आती है। फिर मेनका रघु से कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान, मैं तो मौज में हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लो,
मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में मेनका रघु के लिए मिठाई ले आती है। मिठाइयों की थाली देखकर रघु अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम ये मिठाई क्यों लाई हो? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी भर गया है। अब तो मेरा मिठाइयों की तरफ देखने का भी मन नहीं करता। रघु की ये बात सुनकर मेनका सोचने लगती है, लगता है इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो मिठाई बहुत खाते थे। तभी रघु बोला, अरे भाग्यवान, क्या सोच रही हो? लाओ ये मिठाई मुझे दे दो। अब तुम मेरे लिए इतने प्यार से मिठाई लाई हो तो इसलिए थोड़ी बहुत खानी ही पड़ेगी। जाओ, तुम मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेनका रघु के लिए खाना बनाने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद घर के बाहर शोर मचने लगता है। रघु घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया, इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या बात हो गई? रघु के ससुर बोले, दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला। अपने ससुर की बात सुनकर रघु सोचने लगा, कहीं इस आदमी का घोड़ा वही तो नहीं जिसे मैं पेड़ से बांध करके आया हूँ। घोड़े का मालिक बोला, पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था। रघु बोला, आप घबराइए मत, आपका घोड़ा जल्दी मिल जाएगा, जरा आप मुझे अपना हाथ दिखाइए। फिर वह आदमी रघु को अपना हाथ दिखाने लगता है। हाथ देखते ही रघु बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी दुश्मन ने गांव के बाहर वाले जंगल में एक पेड़ से बांध रखा है। रघु के ससुर बोलने लगे, लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देखकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? रघु बोला, वह सब तो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जल्दी से घोड़े को लेने जाओ, इससे पहले कि उस घोड़े को कोई और खोल कर ले जाए। वह जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उस आदमी को घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसे ही रघु ने बताया था। उसके बाद वह आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है। फिर अपने घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मेनका का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी नहीं मिल पाता। तेरे बगैर तो यार मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, मेनका का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम मेनका के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। ये बात सुनकर सभी गांव वाले रघु की प्रशंसा करने लगे। मेनका भी अपने पति की प्रशंसा होते देख खुश हो गई। एक दिन रात के समय रघु को बेचैनी सी होने लगी, इसलिए वह घर से बाहर आ गया और फिर वह घूमने लगा। घूमते घूमते वह जंगल में पहुंच गया। जंगल में उसका सामना चोरों से हो गया। चोरों को देखकर रघु बहुत घबरा गया। चोरों के सरदार ने रघु से पूछा, तुम कौन हो और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? रघु बहुत ज्यादा डर गया। वह सोचने लगा, अगर मैंने इन्हें सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। ऐसा करता हूँ, इनसे झूठ बोल देता हूँ, मैं भी चोर हूँ। फिर चोर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं भी आप लोगों की तरह एक चोर हूँ, बस फर्क इतना है, तुम लोग एक साथ मिलकर चोरी करते हो और मैं अकेला चोरी करता हूँ। आज कहीं भी चोरी नहीं कर पाया, इसलिए थक हार कर अपने घर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी हमारी तरह एक चोर हो, अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा रघु मरता क्या न करता, ना चाहते हुए भी उसे चोरों के साथ जाना पड़ा। फिर चोरों का सरदार रघु से बोला, देखो रघु, आज से तुम हमारे साथी हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम जिस घर में चोरी करने जाएंगे उस घर में हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़नी जिससे हम पकड़े जाए। सरदार की बात सुनकर रघु बोला,
ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगा। फिर वह सब एक घर में चोरी करने के लिए घुस गए। सभी चोर चुपचाप सामान चुराने लगे। तभी रघु की नज़र एक पीतल की परात पर पड़ी। रात होने की वजह से वह परात सोने की तरह चमक रही थी। रघु ने सोचा, अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की परात है। ये इस घर में सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। अगर मैंने ये परात उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश होगा। फिर रघु ने वह परात उठा ली। अरे, परात तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस परात को बजा कर देखता हूँ, माल अच्छा भी है या नहीं। जैसे ही रघु परात को बजाता है, घर के सभी लोग उठ जाते हैं और वह रघु समेत सभी चोरों को पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं। फिर उस घर का मालिक राजा को सारी बात बताता है। राजा रघु से पूछता है, क्यों भाई, तुम परात क्यों बजा रहे थे? परात बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। इस पर रघु बड़ी चालाकी से राजा से बोला, महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए परात बजाई थी। राजा ने रघु की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी परात क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई होगी। फिर राजा रघु से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया है। इस खुशी में तुम्हें 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। रघु बोला, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज आपका। अब मुझे घर जाने की इजाजत दीजिए। फिर रघु 10 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जब रघु अपने ससुर को 10 सोने के सिक्के दिखाता है तो उसका ससुर कहता है, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए? और रघु बोला, ससुर जी, ये सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए हैं, क्योंकि मैंने चोरों को पकड़वाया है, इसलिए महाराज ने मुझे ये 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए हैं। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था दामाद जी बगैर बताए अपने गांव चले गए, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया। उन चोरों को पकड़वाकर पूरे गांव में रघु की होशियारी की बात फैल जाती है। मेनका का पति बहुत ही होशियार है। उसने गांव में चोरी करने वाले चोरों को पकड़वाया। मेनका अपने पति की बहादुरी की बात सुनकर सोचने लगी, मेरी तो मति मारी गई थी, जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती थी। ये एक नंबर के निकट्टू हैं, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। लेकिन मैं तो गलत थी, ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। गांव के बहुत से लोग रघु से मिलने आने लगे। रघु भाई, आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन हमें भी तो बताओ, आपने चोरों को पकड़ा कैसे? अरे भाई, ये सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले ही पता चल गया था गांव में चोरी होने वाली है। फिर मैंने उन चोरों को रंगे हाथ पकड़कर राजा जी के पास ले गया। अब तो पूरे गांव में ये बात और ज्यादा फैल गई। रघु एक बड़ा ज्योतिषी है। एक दिन अचानक रानी का हार चोरी हो गया। पूरे नगर में चोर की तलाश की गई, लेकिन चोर का कुछ पता नहीं चला। फिर राजा मंत्री से बोले, मंत्री, चोर का कुछ पता नहीं चला। मंत्री ने कहा, महाराज, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वह जरूर हार के बारे में बता सकता है। कौन है वह आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें पता नहीं चला? महाराज, आप उसे जानते हो। वह आदमी वही है जिसे आपने चोरों को पकड़वाने की खुशी में 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए थे। सैनिकों, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रघु को हमारे पास लेकर आओ। फिर 2 सैनिक रघु को पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। फिर महाराज रघु से कहते हैं, सुना है तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। रघु बोला, थोड़ा बहुत जानता हूँ, ईश्वर की कृपा से। राजा बोले, ज्योतिषी रघु, तुम वाकई अलग सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे कभी अपनी सहलियत की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। रानी का हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ,
रानी का हार कौन चुरा कर ले गया? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक रानी का हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। राजा की बात सुनकर रघु बोला, जो हुक्म महाराज, कल तक रानी का हार जरूर मिल जाएगा। इतना कहकर रघु अपने घर चला गया। फिर सोचने लगा, अब क्या होगा? रघु, मैं रानी का हार कहाँ से तलाश करूं? अगर मैंने कल तक महाराज को रानी का हार नहीं दिया तो वह मुझे सूली पर लटका देंगे। मुझे ये मेरे झूठ बोलने की सजा मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। रघु ये सोच ही रहा था, उसके पास उसकी पत्नी मेनका आ जाती है। वह रघु से कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? और आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? महाराज को मुझसे कोई जरूरी काम था, बस इस सिलसिले में बुलाया था। अच्छा, तुम जाओ और मुझे कुछ देर आराम करने दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। फिर रघु घर के बाहर चारपाई पर लेट गया। वह पूरी रात सोचता रहा, कल राजा मुझे मार देगा, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। तो रघु उठकर बैठ गया और खुद से ही बातें करने लगा। अरे निंदिया, सुबह राजा गर्दन काटे तो हारी, इससे पहले राजा तो हारी, गर्दन काटे उससे पहले तू आजा। लन लन। रघु ये बात खुद से इसलिए कह रहा था, नींद तुम जल्दी आ जाओ, सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट देगा। लेकिन रघु की बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। उसका नाम निंदिया था। वह राजमहल में काम करती थी, वही रानी का हार चुरा कर लाई थी। रघु के मुंह से ये बात सुनकर वह औरत डर जाती है। अपने आप से कहती है, अरे लगता है रघु ज्योतिषी को मेरे बारे में पता चल गया। अब वह राजा को बता देगा, फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वह औरत रघु के पास पहुंच जाती है और रघु से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, आप महाराज को मत बताना हार मैंने चुराया है, वरना महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे। मुझे कैसे भी बचा लो, मैं लालच में आ गई थी। उस औरत की बात सुनकर रघु बोला, ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा, जाओ वह हार मुझे लाकर दो। फिर निंदिया रघु से वह हार लाकर दे देती है। अगली सुबह हार लेकर रघु राजा के पास पहुंच जाता है। फिर वह हार राजा को दे देता है। रानी का हार देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं। वे रघु से कहते हैं, रघु, ज्योतिषी तुम्हारा जवाब वाकई में हर चीज का ज्ञान है। हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर राजा ने रघु को 100 सोने के सिक्के देकर विदा कर देते हैं। अब रघु के पास काफी धन इकट्ठा हो गया था। फिर रघु अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव चला जाता है और वह अपना सारा कर्ज चुका देता है। इसके बाद रघु एक बहुत ही आलीशान घर बनवाता है और अपनी पत्नी के साथ खुशी से जीवन बिताता है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं उर्मिला जंगेड़ आप सभी से विदा लेती हूँ। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।